अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्की मईशत के हवाले से गैर यकीनी मौजूद है। डॉलर ओपन मार्केट में 335 रुपये तक दस्तियाब है। निगरान वज़ीर आज़म स्मगलिंग को एक बड़ा मसला करार दे रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने का दावा कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद से मुलाकात की है और खबर के मुताबिक मुआशी बहाली के लिए आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत की है और मुआशी बहाली के लिए टास्क फोर्स बनाने, मनी एक्सचेंज कंपनीज को टैक्स नेट में लाने और एक्सचेंज रेट में शफाफियत लाने की यकीन दहानी कराई है। खबर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अहम किरदार पर रोशनी डाली, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की खातिर ख्वाह सरमायाकारी को राग़िब करने की सलाहियत पर जोर दिया, जबकि इक़्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए टास्क फोर्सेस बनाने का बताया। जबकि बिजनेस कम्युनिटी ने भारी बिजली के बिलों समेत अवामी और कारोबारी मसाइल हल करने और सियासी जमातों के दरमियान इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करने पर जोर दिया। इस हवाले से बात करेंगे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में मौजूद सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इरफान इकबाल शेख साहब, आप दोनों मुलाकातों में ही मौजूद थे जो कि आर्मी चीफ के साथ हुई हैं। क्या इत्मीनान मिला बिजनेस कम्युनिटी को? क्या यकीन दहानियां कराई गई हैं टास्क फोर्सेस के हवाले से, इकदाम के हवाले से? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा, जितनी अनसर्टेनिटी पिछले 1.5-2 साल से थी, उसमें मैं समझता हूँ कि बादे सुबह का एक ठंडा झोंका जो है ना, वो हमें मिला है जनरल साहब के साथ मीटिंग करके। कराची में भी 3.5 घंटे की मीटिंग हुई और फिर उसके बाद लाहौर में भी तकरीबन 3.5 घंटे की मीटिंग दी। उन्होंने पूरी कम्युनिटी के साथ पूरी दिल खोल के बातें की और हर इश्यूज पे लोगों के सवालात का जवाब भी दिया। और जो सबसे बड़ी जो मुझे खुशी की बात यह है कि उन्होंने बताया कि 25 बिलियन का उनका मोहम्मद बिन सलमान के साथ, सऊदी अरब के साथ हुआ है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। और इसमें ये भी बात बताई उन्होंने कि इसमें 10 बिलियन करीब उन्होंने कह दी कि मैं अपने उसमें किटी में रखूंगा और आप उसको कैश को उसके बदले में हम आपको पाकिस्तानी रुपये में या सामानों में मुख्तलिफ चीज़ों में हम आपको उसको अदा करेंगे। तो उस पर वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उस पर राजी हो गए। और फिर उन्होंने 4 चीज़ें जो जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा है। नंबर 1 IT के ऊपर, नंबर 2 मिनरल्स के ऊपर, माइन मिनरल्स के ऊपर, नंबर 3 आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर और नंबर 4 आपके डिफेंस के ऊपर। वो कहते हैं इन चारों चीज़ों में हमने किया। और फिर वो कहते थे कि सबसे पहले उन्होंने शिकायत की कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत तंग करती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या नहीं कर सके। तो आप उस ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें और उसको कंट्रोल करें। तो उसके लिए जनरल साहब ने बताया कि हमने यहाँ पे SIFC जो है ना, हमने इसको बनाया है। अब ना कोई इसको महकमा छेड़ सकेगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट तंग कर सकेगा और ना ही किसी कोर्ट से उनको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक काम हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने कहा है कि 25 बिलियन कर रहा है सऊदी अरब, 25 बिलियन कर रहा है आपका UAE, और इसी तरह से 25 बिलियन वो कहते हैं हम कतर से लेंगे और कुवैत से लेंगे। और फिर वो जिस तरह से उन्होंने बताया कि चाइना ने इनको रीशेड्यूलिंग की है और वो उसमें बड़ा ज़बरदस्त चाइना ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और हमेशा ही करते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये इतने बुरे हालातों में इतनी देर बाद एक पहली बार एक अच्छा जो है जुबैर मोतीवाला साहब, ज़ाहिर है दूसरी बात की है। जी मुकम्मल कीजिए। तो दूसरी बात इन्होंने की इसमें शाहजेब भाई, इसमें एक उन्होंने दूसरी बात ये की कि इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम करप्शन को रोकेंगे, हम अपने जो है उसको मसले मसाइल जो है माफिया जो है पत्ता माफिया है या आपका कब्जा माफिया है, इसको कंट्रोल करेंगे। फिर उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम 4 टास्क फोर्स टीमें बना रहे हैं जो फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगी। नंबर 1 हमने कहा जी स्मगलिंग है, तो उन्होंने कहा स्मगलिंग के ऊपर हमने टास्क फोर्स बना दी है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने आपकी टास्क फोर्स बना दी है FBR के लिए। फिर उन्होंने कहा जी कि हम सोशल मीडिया के लिए भी एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि हम टास्क फोर्स बना रहे हैं उसके लिए आपके FBR के लिए, उसके लिए ये चौथा एक और कहा था, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा इस वक्त। तो 4 टास्क एयरफोर्स जो उन्होंने कर दी है। बॉर्डर्स के लिए भी उन्होंने कहा जी हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो कि कंट्रोल करेगी ये जो आपकी स्मगलिंग हो रही है, आपका जो डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ,
आपकी जो चीनी, आपकी जुबैर मोतीवाला साहब, जाहिर है स्मगलिंग एक जुबैर मोतीवाला साहब बहुत बड़ा मसला है। ये सारे के सारे मसले हैं। साल हा साल जुबैर मोतीवाला साहब आपकी मुख्तलिफ हुकूमतों से, मुख्तलिफ आर्मी चीफ से मुलाकातें रहीं, आप लोगों को यकीन दहानियाँ भी कराई गई। इस बार क्या आपको कुछ अलग लग रहा है कि वाकई निगरान हुकूमत हो या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, किस किस्म के वादे किए गए हैं और आपको लग रहा है इस पर अमल दरामद होगा स्मगलिंग के हवाले से दीगर मामला? मैं समझता हूँ कि हर दफा जब कोई नया आर्मी चीफ आता है तो वो हमसे मिलने के लिए आते हैं, फिर जब वो जा रहा होता है जब मिलने के लिए आते हैं। तो इस दफा जो है ना, ये जो नए आर्मी चीफ आए हमारे से मिलने के लिए आए, बड़ा खुशाइन है। मैं समझता हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो पहली वाली हमारी मुलाकातों से डेफिनेटली फर्क। ये मैं कोई उसके लिए नहीं कह रहा कि इस तरह से, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज के तो बड़ा वलवला ये था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इकोनॉमी को समझकर खुद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए या जो हमारे हालात हैं उसके लिए डॉलर्स लेने के लिए खुद निकले। सऊदी अरब भी गए, दुबई भी, यूएई भी गए, फिर इसके बाद अब उनका कतर और कुवैत जाने का प्रोग्राम है और 25 बिलियन का टारगेट लेके गए। एक एक बात जो उनसे क्या हुई वो उन्होंने हमें बताई कि 10 बिलियन कैसे आएंगे, 25 कैसे आएंगे। फिर आप जो जमीन है उन्होंने वो फ्री ऑफ चार्ज जो है ना ऑफर की है, न सिर्फ उनको बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आदमी एग्रीकल्चर में आना चाहे उनके लिए। फिर उसकी टेक्निकल सपोर्ट की बात की है कि उसकी इक्विपमेंट की, लेवलाइजिंग की, सीड सोविंग की, सीड डेवलपमेंट की, ये सारी बातें उन्होंने मतलब एक मुस्बत प्रोग्राम पूरा उन्होंने हमें बताया, जिससे लगता है कि होमवर्क करके वो हमारे पास आए थे। ये जो चीजें सारे जो है नहीं हो सकती हैं और हम तो सिर्फ उस बात के ऊपर बड़े खुश हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों बाद ये कोई अच्छी खबर और एक अच्छी ऐसी मीटिंग हुई। मोतीवाला साहब, ये जो स्मगलिंग है, ऐलानात बहुत होते हैं, होता नहीं है कुछ। आपको लग रहा है इस दफा कि कुछ वाकई होने जा रहा है कि स्मगलिंग की रोकथाम हो? पाकिस्तान टैक्स से महरूम होता है, स्मगलिंग की वजह से हमने देखा है सरप्लस चीनी पैदा करते हैं मगर चीनी 200 रुपए से ऊपर है, गंदुम पैदा करते हैं, गंदुम महंगी हो जाती है, तो जो पेट्रोल डीजल है उसके क्योंकि स्मगल होता है तो टैक्स रेवेन्यू जाया करते हैं। वही मैं यही कह रहा हूँ कि जनरल साहब ने जो ऐलान किया वो ये किया, बल्कि कोर कमांडर को एड्रेस किया, बराबर में बैठे हुए थे कि आई एम आस्किंग यू 1 लीटर ईरानियन ऑयल जो है वो कराची नहीं आना चाहिए। ये उन्होंने ऑर्डर किया। इसके बाद जब हमने लॉ ऑर्डर की बात की तो उन्होंने जो आपके डीजी हैं रेंजर्स के, उनको जनरल साहब को ऑर्डर दिया कि आई वांट टू डैश, यू शुड गो फॉरवर्ड एंड डू इट। किसी की कोई बात नहीं है, जो कब्जे हो रहे हैं जमीनों के ऊपर, ये सब कुछ हो रहा है, ये नहीं होगा। जो आपकी करप्शन है उसको खत्म करना है और आपके लिए आपको मैं खुला ऑर्डर दे रहा हूँ, यू शुड गो फॉर इट। इस तरह के ऑर्डर, तो इस तरह की बातें पहले नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है, और उन्होंने करप्शन के अंदर जो आप जिस स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेकर सारी बातें की। उन्होंने कहा जी शुगर हमारे यहाँ इतनी महंगी हो जाती है, वहां चली जाती है। इसके बाद वो उन्होंने ये बात की कि शुगर के अलावा आपकी गंदम जो है उसकी शॉर्टेज यहाँ क्रिएट हो जाती है। मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। एक बात उन्होंने और जो की कि 1.1 मिलियन जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं वो तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको जाना होगा अपने मुल्क के अंदर, और हमें मेक श्योर करेंगे कि वो वहां जाएं। और ये दुरंत लाइन नहीं है, ये बॉर्डर्स हैं बिटवीन 2 कंट्रीज। हम उसको मेंटेन करेंगे और हम अपनी सालमियत को, अपने लोगों को, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं उनको ठीक करने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो, पाकिस्तान के लोगों को फायदा पहुंचे, पाकिस्तान जो है ना वो आगे तरक्की कर सके। अब बहुत हो गया, हम इसके अंदर और आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है। दूसरी बात, उन्होंने जो उन्होंने एमबीएस के हवाले से कहा कि जो है ना उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की शिकायत की, उन्होंने करप्शन की शिकायत की, तो उन्होंने कहा मैंने उन्हें यकीन दिलाया है और ये जीएचक्यू में हेडक्वार्टर है इसका, एसआईएफसी का, और हम उसको 1 विंडो ऑपरेशन के तहत चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो इन तमाम बातों को, इसके बाद हमने सारी बातें की हैं, गैस की बात भी की है, इलेक्ट्रिक के जितने सारे जो रेट बढ़े हुए उनकी भी बात की है, मतलब टैक्सेशन की बात की है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की है। मतलब हमने कोई ऐसा एरिया नहीं जो छोड़ा 4 घंटे में। इरफान इकबाल शेख साहब, क्या जो सिंध में एक सिस्टम की बात की जाती है, बहुत कयास रहा और ये कि उस हवाले से भी कोई 2 टोक पैगाम दिया आर्मी चीफ ने या 2 टोक बात की, क्या था? उनकी बातों से ये महसूस हुआ हमें, उन्होंने एक्चुअली डायरेक्टली तो कैसी बात नहीं की, लेकिन उनकी बातों से यही महसूस हुआ कि उन्होंने कहा जी हम हर चीज़ की जो करप्शन उसको जड़ से उखेड़ना चाहते हैं और जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे उसको बखूबी जानते हैं और हमने इसको करप्शन को इन एनी केस खत्म करना है। और कब्जा माफिया के लोगों ने जब सवाल किए तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया कि हम इसको सख्ती के साथ निपटेंगे और हम टास्क फोर्स बना रहे हैं। और उसमें मैंने तो उनसे ये भी कहा कि जिसमें हमारे जो फेडरेशन है या हमारे अदारे हैं, चैम्बर्स हैं, उनको इसमें साथ शामिल किया जाए
ताकि जो टास्क फोर्स बने, हम आपको ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, हम आपको सारी चीज़ों का बताएंगे ताकि जो भी चीज़ की जाए वो प्रॉपर तरीके से हो और इम्प्लीमेंटेशन हो। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है कि यहाँ बात तो होती है कि हम कर देंगे इस तरह से होगा, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन इस बार जो मुझे लगा है, जिस अज़म के साथ और जिस तरीके से उन्होंने बात की है और उसके ऊपर वो होमवर्क भी करके आए होते, ये लगता है कि इस बार इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह होंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि 1.5-2 साल बाद जो एक नई एक चीज़ तब्दीली आई है, इसने हमें, हम जो इतने डिसअपॉइंटेड हो चुके हुए थे, हमें हौसला दिया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हालात बेहतर। जुबैर मुजव्वल साहब, क्योंकि खबरें आई कि कुछ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई कि सियासी जमातों के दरमियान हो, तो सियासत, सियासी जमातें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इस हवाले से भी कोई बात की उन्होंने? मतलब वो बात तो जरूर हुई वहाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होना चाहिए ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो। लेकिन आप मुझे बताएं, जो मतलब मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आई कि ना ये पॉलिटिकल हुकूमत है, ना पॉलिटिकल पार्टियां को इक़्तिदार में है और इक़्तिदार से बाहर है, सारे इक़्तिदार से बाहर है और इंटीरियम हुकूमत है। इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों से आप अगर कर भी लेते हैं एग्रीमेंट तो उसका क्या हासिल होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और हम सबको एक पेज पे होना चाहिए ताकि हम मईशत को कंसिस्टेंसी के साथ और एक यकसुयत के साथ हम जो है उसको आगे बढ़ा सकें। ये जरूर बात हुई। और जुबैर मोतीवाला साहब, क्योंकि तो बड़े तवील प्लान लगते हैं, कोई इलेक्शन के हवाले से बात हुई कि इलेक्शन मुल्क में कब होंगे? बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बताया कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, इलेक्शन जब भी होंगे हम उसको मुनक्किद करेंगे और ये इंप्रेशन भी ठीक नहीं है कि हम अपनी फोर्सेस नहीं दे रहे हैं, ऐसी जो बात है ये प्रोपेगेंडा है। हम कोई ऐसी बात नहीं चाहते, इलेक्शन चाहते हैं। ये काम तो वैसे भी देखिए ना, एक बात और भी देखिए, आप खुद सोचें उधर बात हुई या नहीं हुई, मैं अपनी अकल से बात करता हूँ कि ये अगर GHQ में इसका हेडक्वार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसको कवर दे दिया है, तो ये जो अपार्ट फ्रॉम ये जो $100 बिलियन या $75 बिलियन की जो बात कर रहे हैं, इसको एक अलग सी स्ट्रीम लाइन है ना, उसी लाइन के साथ ये जो है ना वहां मूव करेगा और उसकी इलेक्शन से या पॉलिटिकल पार्टी के इंटरजेंस से मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसको अलग करके देखना चाहिए, लेकिन इसका जरूर बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। इतने सारे जो रिजर्व्स के अंदर जब डॉलर्स आएंगे, मुस्तहकम स्टेट बैंक होगा, मुस्तहकम हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, उसके रेट के अंदर कमी होगी, रियल रेट ऊपर आएगा, इससे बहुत सारे फवायद हैं। लेकिन उसको देखते हैं। मगर इरफान इकबाल शेख साहब, ये करेंसी के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सबसे ज़्यादा जो अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से पूरा हमें एक नज़र आ रहा है साइकिल अनसर्टेनिटी का कि दीगर एरियाज़ में भी है, दीगर मार्केट्स में भी है, इस हवाले से क्या कहा उन्होंने? क्योंकि ज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बुनियादी वजह इस वक्त निगरान हुकूमत भी बता रही है वो स्मगलिंग को बहुत ज़्यादा इस हवाले से ब्लेम कर रही है। क्या कहा उन्होंने? देखिए, उसमें उन्होंने इसके ऊपर लोगों ने जब सवालत किए कि जी आपकी डिवैल्यूएशन रुक नहीं रही, चीज़ें बेहतर कैसे होंगी, तो उसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि हम समझते हैं कि ये स्मगलिंग हो रही है और अफगानिस्तान की तरफ ये जा रहा है, और इस तरह से इन्होंने कहा कि हम इसके लिए भी टास्क फोर्स बना रहे हैं, जो आपके करेंसी वाले हैं, करेंसी जो एक्सचेंज है उसके लिए भी हम बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको हम बड़ी सख्ती के साथ आप इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, रुपया गिर रहा है, ये किसी सूरत भी कबूल नहीं। और हम भी समझते हैं, हमने भी उनसे यही बात की थी कि जब तक आप डिवैल्यूएशन को नहीं रोकेंगे, चीज़ें मुस्तहकम नहीं होंगी, लोग अपने प्रोग्राम नहीं बन सकते। देखिए, आप इंपोर्ट करते हैं आज किस रेट पे, और कल उसका रेट कब पहुंचा होता है। जब आप एडवांस बेचते हैं तो क्या रेट होता है, और जब माल पहुंचता है तो क्या रेट होता है। कोई चीज़ रुक ही नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में बेचैनी और परेशानी है। और मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी लोगों की बैठे बैठे बढ़ रही है, और आपकी करेंसी गिरने की वजह से आप दुनिया में आप और आपका बिजनेस जो है ना उसके ऊपर मुतासर हो रहा है। एक और बात जो मैं खास तौर पे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जनरल साहब ने एक चीज़ ये भी कही है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल भी करेंगे, और हमारे जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इन्वेस्टमेंट को हम पूरी तरह से इसको चेक भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका डॉलर है ये नीचे आएगा, और इंशाल्लाह 10 बिलियन की जो बात उन्होंने की कि हमने उनसे कहा है मोहम्मद बिन सलमान से, MBS से, कि 10 बिलियन डॉलर मैं अपने उसमें बैंक में रखूंगा, स्टेट बैंक में, और आपको इसके बदले में पाकिस्तानी रुपीज में वापसी करूंगा, या मैं कुछ सामान में आपको वापसी करूंगा,
ताकि मेरे रिजर्व बेहतर हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है। तो जुबैर मोदी वाला साहब, ये ज़ाहिर एक बड़ी कमिटमेंट है 10 अरब डॉलर की, ये कब तक आ जाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर मार्केट की अनसर्टेनिटी तो अपनी जगह पर कायम है कि पाकिस्तान के रिजर्व में 10 अरब डॉलर का इजाफा हो। के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने उजागर नहीं किया, जो वहां बात हुई, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने बिल्कुल दो टोक की बात कही। हमने उनसे कहा कि आप 1300 बिलियन रुपए की ब्लीडिंग हो रही है आपके ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को सिर्फ अपकीप रखने के लिए, उनको चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल वी विल गो आउट फॉर इट। हमने कहा कि पिछले 3 सालों में नहीं हो सकी, पिछले 12 साल में नहीं हो सकती। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इस प्राइवेटाइजेशन को कर नहीं सकती। उन्होंने कहा मुझे इसका इदराक है और हम प्राइवेटाइजेशन के लिए फुल फ्लेज जाएंगे। हम प्राइवेटाइजेशन एसओईस को हम निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम ये बोझ को अपने ऊपर से अलग करेंगे। ये इलेक्शन से पहले का कहा उन्होंने कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले ये सब हो जाएगा, अगली हुकूमत आने से पहले। ये आप अखज़ करेंगे किससे इलेक्शन से पहले है या बाद में है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हम प्राइवेटाइज हम शुरू कर देंगे अभी, और इसको हम प्राइवेटाइज जो एसओईज हैं जो कि हमको पेन दे रहे हैं, जिनसे बहुत बड़ा नुकसान है, उनको हम ऑफलोड करेंगे ताकि ब्लीडिंग रुके। ये बिल्कुल जो है, इसमें कोई दूसरी बात बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया आर्मी चीफ से आज क्या बातें हुई थी, बता रहे थी बिजनेस कम्युनिटी जो कि उनसे मुलाकात की है दोनों रहनुमाओं ने। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग के अंदर बेचैनी है मगर क़यादत लंदन में बैठी है, क्या बात है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जहां मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक तनाज़ा खड़ा हो गया है, तो वहीं बढ़ती हुई महंगाई, सियासी और मुआशी गैर यकीनी के दौरान नून लीग की क़यादत लंदन में मौजूद है और मुल्क में नून लीग के अंदर इस हवाले से बेचैनी पाई जाती है और मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इस मुश्किल वक्त में नून लीग की क़यादत की लंदन में मौजूदगी और वहाँ से उनकी तस्वीर की इशाअत को बुरे ऑप्टिक्स के तौर पर देख रहे हैं। सहाफ़ी अतीका रहमान के शाया होने वाली खबर के मुताबिक साबिक इत्तेहादी हुकूमत, जिसने कुछ ऐसे फैसले किए जिनके कुछ असरात हाल ही में सामने आए हैं, जिनमें सबसे अहम बिजली के इजाफी बिलों पर अवामी गुस्सा है और नून लीग इस हवाले से अवामी गुस्से का सामना कर रही है। खबर के मुताबिक नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि हम रोज़ाना अपने हलकों में जाते हैं, हम अवामी गुस्से का सामना कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तनकीद के जवाब में अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रख रहे हैं। हम कोई छुट्टी नहीं कर रहे और ना ही लोगों का सामना करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरत हाल अच्छी हो या बुरी, हम फील्ड में हैं और सामना कर रहे हैं। खबर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया है कि सूरत हाल संगीन और परेशान कुन है, सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी, लेकिन वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर रहे हैं और अगर उनकी जमात को चांस मिला तो वो इस सूरत हाल से रिकवर कर सकते हैं। खबर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के तमाम साथी उनसे इत्तफाक नहीं करते। नून लीग के मुतादिद रहनुमाओं को लगता है कि नून लीग की आला क़यादत की लंदन में मौजूदगी ऑप्टिक्स के लिए बुरी है। निगरान हुकूमत के आते ही शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए और नवाज शरीफ जो पार्टी के अहम फैसला साज हैं वो 2019 से लंदन में हैं। खबर के मुताबिक एक अहम पार्टी मेंबर का कहना है कि मैंने मियाँ शहबाज शरीफ की एक तस्वीर देखी, वो तस्वीर शहबाज शरीफ की लंदन में गवर्नर कामरान टिसोरी के साथ थी और मैंने खुद से ये सोचा कि किस जीनियस ने यह तस्वीर शाया की है। खबर के मुताबिक इन पार्टी मेंबर को लगता है कि पार्टी क़यादत की मुल्क से बाहर मौजूदगी पर तवज्जो मबजूल कराना गलत मशवरों पर मबनी है और साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी लीडर होते हुए शहबाज शरीफ को जल्द वापस आ जाना चाहिए। खबर के मुताबिक नून लीग के एक रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि पार्टी क़यादत को यहाँ आकर यह वजाहत देनी चाहिए कि लोग क्यों इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस अहम मौके पर मुल्क छोड़कर जाना कोई ज़िम्मेदाराना अमल नहीं है। हम पाकिस्तान में मौजूद क़यादत ये बात कर रहे हैं कि हमने मुख्तसर वक्त में क्या हासिल किया है, लंदन में मौजूद क़यादत को भी ये करना चाहिए। कोई कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पार्टी की आला क़यादत को मुल्क में सवालात का सामना करना चाहिए और शाहिद खान अब्बासी के मुताबिक हम 16 महीने हुकूमत में रहे, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी कारकर्दगी क्या थी और हम वो मसाइल हल क्यों नहीं कर सके जिनका लोगों को आज सामना है। हम हकीकत से खुद को अलहदा नहीं कर सकते और अगर हम आज लोगों के सवालात का जवाब नहीं देते तो वो कल हमें बैलेट बॉक्स पर इसका जवाब दे देंगे। इस वक्त आवाम से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से लंदन में थे, उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान वापसी के लिए रास्ते में है। यानी नून लीग जो साबिक इत्तेहादी हुकूमत की सबसे अहम स्टेक होल्डर थी, उसकी अहम क़यादत अब तक लंदन में मौजूद है, वो भी एक ऐसे वक्त में जहां मुल्क में आए रोज़ मुआशी और सियासी हवाले से गैर यकीनी बढ़ती जा रही है और इस गैर यकीनी के साथ साथ अवामी गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी नून लीग को हो रहा है। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। खबर के मुताबिक आप हल्के में हैं, हल्के में जा रहे हैं तो अवाम के गम गुस्से का सामना कर रहे हैं, उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हालात हैं क्यों हैं, मगर आपको नज़र आ रहा है
कि अवाम के हालात इतने बुरे हैं और 16 महीने आपकी हुकूमत रही है कि आपके लिए उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, हालांकि आप बार बार MNA मुंतखब हुए हैं, बार बार आपके हल्के के अवाम ने आपको वोट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जो आपने ये इब्तदाइये में जो बातें की हैं, मैं किसी बात से जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत इधर उधर जो आपने बातें की हैं उनकी तस्दीक करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन ये बात सही है। मियाँ साहब जो है ना वो दूसरा हफ्ता जो अक्टूबर का है उसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। जो है मेरी जो कल बात हुई है आतिका रहमान साहिबा से, उनको मैंने यही कहा है कि मेनली क्योंकि इलेक्शन की अभी कोई फर्म तारीख या स्केड्यूल जो है वो सामने नहीं आया, उसकी वजह से मियाँ साहब की वापसी जो है वो थोड़ी सी मुअख्खर की गई है। पहले उनके आने का स्केड्यूल जो था वो सितंबर का दूसरा हफ्ता था, ये जो अभी 2-4 दिन में स्टार्ट होगा, तो ये ज़रूर डिले है। और मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि मियाँ साहब चले अक्टूबर में आ जाएं, वो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। अक्टूबर के बाद 10, 12, 13 तारीख को आ जाएं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए और डॉक्टर साहब मोहतरम को भी जो है वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म जो है 16 महीने जो हमने हुकूमत की है, चाहे हम कोलिशन के साथ हुक्मरानी कर रहे थे, और ये जिम्मेदारी जो है सिर्फ और सिर्फ PMLN के ऊपर नहीं पड़ती। हमारे बहुत से डिसीजंस जो थे, बल्कि तमाम डिसीजंस जो थे वो कंसेंसस के साथ जो है वो किए जाते थे। हमने कभी अकेले डिसीजन कोई नहीं किया था, और मैं उन डिसीजंस को ओन करता हूँ। मैं बसीयत एक काबीना के मेंबर के ओन करता हूँ, और बाकी भी मेरे साथी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो उनको ओन करेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसे हालात इनहेरिट किए थे, हमें एक ऐसी तबाही जो है विरसे में मिली थी जिसको हम संभालते रहे, तो हमसे उस तरह नहीं समझी जिस तरह आवाम से तो कर रहे थे। और सब और संभलने की वजह भी क्या ये नहीं है कि जो आपकी लीडरशिप का फासला था, जब आप फासले पर होते हैं आपको जो कुछ भी बताया जाए आप उस पर यकीन कर लेते हैं और उसका फॉल आउट पार्टी को भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर नवाज शरीफ साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, आप लोग उन्हें बताते थे कि जी IMF का प्रोग्राम की बहाली के लिए ये फैसले करने हैं, वो मीटिंग से उठ के चले जाते थे चंद रुपए की पेट्रोल में कीमत में इजाफे की वजह से, क्योंकि उन्हें वहाँ इसहाक डार साहब बताते थे मैं 200 रुपये का डॉलर कर दूंगा, मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, मैं IMF की आंखों में आंखें डालकर बात कर लूंगा। नवाज शरीफ साहब उन पर यकीन करते थे, उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा, फिर हमने देखा कि बाद में क्या हुआ, कितनी मुश्किल से वज़ीर आज़म को खुद कोशिशें करके, और आपने हमारे प्रोग्राम में बताया कि आर्मी चीफ ने एफर्ट की, 2 ममालिक से पैसे लाके वो करना पड़ा। तो ये जो आपकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है ये इस फासले की वजह से नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ थे और पता नहीं होता ग्राउंड रियलिटी का लीडरशिप को? फिर नहीं, मियाँ साहब इज़ वेरी वेल अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन, लेकिन जो जिस वक्त ये तब्दीली आई थी, डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त मैं क्या सराही कर सकता हूँ कि हमें उस वक्त हमारे पास ये एबिलिटी नहीं थी कि हम फोर्सी कर सकते कि तबाही जो है उसका इतना बड़ा जो है वो एक ढेर है और एक अंबार है कि ये 6 महीने या साल में ये नहीं संभल सकती। यू नीड टू हैव फुल 4-5 years टर्म कि ताकि इस चीज़ को जो है हम सही कर सकें। फिर वही उसी बात पे मैंने आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहा हुआ है कि जब हमने ये गवर्नमेंट जो है अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में संभाली थी, तो उस वक़्त सियासी तौर पे भी और मैं समझता हूँ कि माशी तौर पे भी ये फैसला दुरुस्त होना था कि हम अब हाइंडसाइट में हमें एडवांटेज है। उस वक्त भी खैर मैं था और भी बहुत से साथी थे हमारे जो चाहते थे इलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारे कोलिशन पार्टनर्स इलेक्शन के हक में नहीं थे। मगर ख्वाजा साहब मौजूद है, मगर आप आवाम को समझाएंगे कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में, क्योंकि बार बार सवाल ये उठेगा कि आपकी जैसे अभी हुकूमत गई है, जब आप कहते हैं कि वतन अजीज में आपने ट्वीट किया कि रिटेल सेक्टर
का जो टैक्स है वो सिर्फ 20 अरब रुपए अदा करता है। अगर टैक्स सही तरीके से अदा किया जाए तो ये 2880 अरब रुपए बनता है, वो नहीं अदा करते। मिफ्ता इस्माइल ने करने की कोशिश की, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया। अब आप जब भी ऐसी बात करेंगे आपसे सवाल होगा कि भाई अभी तो आपकी हुकूमत गई है, कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं पिछले साल 4000 अरब रुपए की बिजली सप्लाई बेची गई, 3000 अरब की अदायगी हुई, 1000 अरब की चोरी हुई। फिर सवाल होगा आपसे कि भाई आप ट्वीट कर रहे हैं, अभी तो आपकी हुकूमत गई है, ये मामलात कर लेते हैं। जब आप रिलीफ देने की बात करते हैं फिर आप पर सवाल होता है क्योंकि निगरान हुकूमत ने तो 2 हफ्ते में नहीं किया। कैसे समझाएंगे आवाम को कि आपका क्या धरा नहीं है? मैं आपकी बात फिर आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, मैं इससे कोई इख्तिलाफ नहीं करता। लेकिन देखें ये सारी चीजें जो है 14 या 15 महीने में जो है संभाल के या आवाम को जो है उसका आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उनको समझाया नहीं जा सकता था कि इस तरह का बोझ जो है, जब बोझ साथ बढ़ रहा हो और साथ हम उनको ये तलकीन कर रहे हो कि नहीं ये बात जो है इस तरह नहीं, इस तरह हो जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। ये 2 चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी जो है हम नहीं कर पा रहे थे पिछले 16 महीने के अंदर। लेकिन मैं बड़े एतमाद के साथ अल्लाह ताला जो है वो जो मैं कहने लगा हूँ उसमें बरकत डाले कि जो हल्के में बेचैनी ज़रूर है, अवाम में बेचैनी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, बेशुमार बेचैनी है। और उसका एक ही हल है कि हम आवाम के साथ जो है कॉन्स्टेंटली जो है राब्ते में रहें, ताकि हमको नजर आते रहें। हम अगर उनको उसको अवॉइड करेंगे, नजर आना अवॉइड करेंगे। आज भी मरियम बीबी कल भी इस्लामाबाद में थी, परसों फिर आप पेशावर गई हुई हैं। शी इज कॉन्स्टेंटली इन टच विद पब्लिक जो है, पार्टी जो वर्कर हैं उनके साथ। हम लोग जो MNA हैं सारे के सारे अपने हल्कों में बैठे हुए हैं और अपने जो साथी हैं उनको भी एक्टिव किया हुआ है बाजारों में। मगर फिर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा एक दूसरे के ऊपर नहीं आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। जैसे फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होते तो वो अवाम को बेहतर अंदाज में रिलीफ देते। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि भाई हमारी वजह से चीनी की कीमत नहीं बढ़ी है, ये तो नवीद कमर साहब थे वजीर तिजारत, उनकी तरफ से ये मामला किया गया था। पीपल्स पार्टी आपके फैसलों को डिसोन करेगी, आप उनको करेंगे, मगर जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि लीड आप कर रहे थे गवर्नमेंट को, तो नून लीग के ऊपर ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। नहीं, लेट मी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं। कुंडी साहब ने जो कहा है उनकी ख्वाहिश हो सकती है और वो ख्वाहिश करने में बिल्कुल आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बिलावल साहब को अगर वज़ीर आज़म वो देखना चाहते हैं बिल्कुल उनका हक है, ज़रूर देखें। मैं उनको वज़ीर आज़म की हैसियत से इलेक्शन आने वाले हैं, इस ख्वाहिश का जो है इसको फॉलो अप भी करें, इस ख्वाहिश को, ये बिल्कुल ये भी उनका हक है। जहाँ तक चीनी की जो बात है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जरूर डिसीजन होगा, वो समरी जरूर जो है वो डिसीजन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लिया होगा, नवीद कमर की वजारत ने जरूर लिया होगा। उसके पीछे क्या लवाजमात थे, उसके पीछे क्या आर्गूमेंट थे, बट अल्टीमेटली इसकी इजाज़त जो है वो ECC ने और जो काबीना ने उसकी दी। और जरदारी साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि वो इसको बड़ा वेहेमेंटली, बड़ा फोर्सफुली आर्ग्यू कर रहे थे कि चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, $1 बिलियन जो है हमें आ जाएगा। बहरहाल मैं एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इन तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास। हमने अमल दरामद उस पर नहीं कर सके अपने 16 महीने में, लेकिन तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है। हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है हमें उसमें कि कहाँ चोरी हो रही है बिजली, उसको रोका किस तरह जा सकता है, कहाँ। अब मुझे मैं ज़्यादा 10 सेकंड दूंगा। 6 से लेके 11 बजे तक पीक रेट होता है बाजारों में, मार्केटों में जो है उस वक्त खुली होती है। ये नहीं अल्लाह की दी हुई रोशनी में ये लोग जो है कारोबार नहीं करेंगे। सुबह 12-1 बजे अपनी मार्केट खोलेंगे, 2 बजे खोलेंगे, जुमे को 3 बजे खोलेंगे। मुझे बताइए कि इतनी बड़ी जो है जब रेट 50-55 हो, ये दुकानें खोल के किस तरह कारोबार करते हैं? वो दुरुस्त है, मगर ज़रा आपकी हुकूमत ने भी ऐलानात किए थे। अब निगरान जस्ट 2 सेकंड कि ये बिजली जो है एक किस्म का रॉ मटेरियल है जो उसमें जो है यूज हो रहा है उनके कारोबार में। जब ये सारे का सारा आवाम के ऊपर जो है कर देते हैं या ये चोरी हो रही होती है, उस वक्त बिजली चोरी होती है। मेरे पास एक चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा
उसमें सारे पाकिस्तान में जहां जहां बिजली चोरी हो रही है, कितने % चोरी हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो है मार्केट प्लेसेस में बिजली चोरी हो रही है। सब मगर अब ज़ाहिर आप लोगों ने भी कोशिश की, ऐलानात किए, अब निगरान हुकूमत भी ऐलानात कर रही है, आज तक हो नहीं सका है कि वक्त से पहले जिस दिन की रोशनी में दुकानें खुल जाएं, पहले सुबह खुल जाएं और अंधेरे में से पहले बंद हो जाएं, ये हुआ नहीं है। अब देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अगर दावा कर रहे हैं तो वो होगा ही नहीं होगा। मगर आपने कहा कि मेडिसिन आपके पास है, मगर मेडिसिन का जो मगर हमारी फेलियर है, ये नाकामी है हमारी, अगर हम नहीं कर सके, हम कर सकते थे। लेकिन मैं अलवी साहब के पास भी गया, उस वक्त केपी में हुकूमत उनकी थी, मैंने मिन्नत की कि उनको समझाएं। पंजाब में उनकी उस वक्त हुकूमत थी, उनको भी कहा कि मिन्नत की, चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरी बात हुई, बल्कि मैंने उनके ऊपर ये स्काइप वगैरह के ऊपर मीटिंग भी की, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। सिंध में जो है शाह साहब एग्री करके उन्होंने कहा जी हम आपको साथ देने को तैयार हैं, बलोचिस्तान वाले भी एग्री कर, मैं पर्सनली कोयटा और कराची गया, सब एग्री करके, लेकिन 2 सूबों ने जो है रेजिस्ट किया, दोनों में जो है पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने कहा ये बल्कि बयानात दिए और मैं प्रेसिडेंट वैसे मगर अब इसमें मसला है कि आपने कहा मेडिसिन आपके पास है, अब जो मेडिसिन का सेल्समैन है आपके पास वो नवाज शरीफ साहब हैं, जो आप कह रहे हैं अक्टूबर में आएंगे, मगर आपको लगता है कि जो आवाम के हालात हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, बिजली का बिल देने के लिए, खाने पीने के लिए आवाम के लिए मुश्किलात हो गई हैं, बच्चों को फीस देने की मुश्किलात हो गई हैं, हुकूमत आपकी अभी गई है, आपका सेल्समैन कुछ कर पाएगा, कुछ सेल कर पाएगा आइडिया? हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उसका आर्गुमेंट देता हूँ आपको, मैं ऐसे खाली खुली बात नहीं करूंगा। आप देखें 2013 में जब मियां साहब आए थे, 18 घंटे की रोड शेडिंग, आपके साथ मैं उस वक्त भी बात करता था प्रोग्रामों में, आप क्रिटिसाइज करते थे, हम क्रिटिसिज्म का जवाब देते थे। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज में थी। गवर्नर हाउस उस वक्त जो है MQM के गवर्नर होते थे, उधर हमने मीटिंगें की, फौज की सारी क़यादत हमारे साथ गई, APS उस जमाने में हुआ, बच्चे शहीद हुए। और आज भी मैं टेलीविजन पे सुन रहा था कि इस महीने में कॉरस्पॉन्डिंग 2014 के में जो है ना, वो सबसे ज्यादा जो है दहशतगर्दी हुई थी। ये वही माहौल बिल्डअप हुआ है। मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त भी उस माहौल को कंट्रोल किया, उसको रिवर्स किया। हमने 117 के ऊपर करप्शन के जो है वो इंडेक्स पे लेके आए, 140 पे इंडेक्स गया है, 142 के ऊपर इमरान खान के वक्त करप्शन का इंडेक्स, मुशर्रफ के वक्त जो है वो 137-38 पे गया है, 129-28 पे जो है वो पीपल्स पार्टी के वक्त गया है। हमने रिवर्स की चीजें, ऑलरेडी जो है एक एविडेंस मौजूद है, ऑलरेडी जो है एक एग्जांपल मौजूद है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, हमने ये अचीव किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला फिर अचीव करेंगे। सब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या वो स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और बात होगी कि जो सदर मुमलिकत हैं वो क्या तारीख नहीं दे रहे हैं, 2 अहम मुलाकातों का किस्सा जिसके बाद तारीख नहीं आ रही है, क्या मामला, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी दोनों ही ये समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर ही कर सकता है और इंतखाबात का एक ऐसा दिन मुकर्रर होना चाहिए जिससे 90 दिन की डेडलाइन से तजावुज़ ना हो। और इस हिसाब से सदर आरिफ अलवी को नवंबर की एक तारीख का ऐलान करना होगा, लेकिन आज 4 सितंबर है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया है। इस हकीकत के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत कम से कम मुद्दत में भी इंतखाबात जनवरी के आखिर में ही देख रहे हैं और इस हवाले से जल्द इलेक्शन कमीशन किसी तारीख का ऐलान कर सकता है। मगर सदर आरिफ अलवी की तरफ से अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के पीछे असल वजह हालिया मुलाकातें हैं या कोई और मजबूरियां हैं, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। क्योंकि 3 दिन पहले जुम्मे को सहाफ़ी कामरान यूसुफ की यह खबर सामने आई थी कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की राय से मुत्तफिक नहीं है और अब उन्होंने नवंबर की किसी तारीख को इलेक्शन का ऐलान करने का फैसला कर लिया है और वो बहुत जल्द इस हवाले से ऐलान कर सकते हैं। मगर फिर अचानक एक अहम पेशरफ सामने आई। हमारे प्रोग्राम में सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने यह खबर ब्रेक की कि सदर आरिफ अलवी जुम्मे के रोज़ इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते थे, लेकिन उसी दिन कुछ अहम शख्सियात की ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी से खुफिया मुलाकात हुई और इस मुलाकात का पस मंज़र इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुताल्लिक था और इस मुलाकात के दौरान सदारती अमले को वहाँ से जाने का कह दिया गया था। फिर यह क़यास आराइयाँ हुई कि इस मुलाकात के बाद अब ये देखना होगा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। जिसके बाद हफ्ते को रोज़नामा जंग में सहाफ़ी ताहिर खलील की यह खबर शाया हुई कि ऐवान सदर के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं
कि जुमे को सदर की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर, जहां सदर मुमलिकत का ऑफिस चैम्बर है, वहां किसी को भी आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं थी। खबर के मुताबिक ऐवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ है, इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे जरिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं किया गया है। यानी 31 अगस्त से 1 सितंबर के दरमियान ये इम्कान था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। फिर 1 सितंबर को डॉक्टर आरिफ अलवी की ऐवान सदर में 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, जिसके बाद से अब तक सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया है। क्या सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख का अब तक ऐलान ना करने के पीछे अहम शख्सियात की खुफिया मुलाकात कार फरमा है, या मामला कुछ और है? क्योंकि आज सदर आरिफ अलवी की निगरां वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम से मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ऐवान सदर की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सदर ने निगरां वज़ीर आज़म के बयान को सराहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करेगी, और मुलाकात में सदर मुमलिकत ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और कहा है कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। आखिर इस वक्त चल क्या रहा है, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब ज़ाहिर है आज तक भी सदर मुमलिकत ने तारीख नहीं दी है, मगर वो निगरां वज़ीर आज़म के इस बयान को भी सराह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगी तो हम उसकी पैरवी करेंगे। तो क्या सदर मुमलिकत खुद तारीख देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे? वहाँ पर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट बार की, तहरीक इंसाफ की पटिशंस मौजूद हैं, या फिर ज़राए बता रहे हैं कि वो तारीख दे सकते हैं? देखें, आज के उनके इस बयान के बाद जो निगरान वज़ीर कानून से मुलाकात हुई और ऐवान सदर से जो बयान जारी हुआ, उससे तो यही इशारा मिल रहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी पहले ख़ुद तारीख देने का कुछ सोच रहे थे तो शायद जो मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो जुमे के रोज़ हुई, उसके बाद अपना फ़ैसला लगता ये है कि उन्होंने बदल दिया है। क्योंकि अगर उनका ये कहना कि उन्होंने इस बयान को का खैर मकदम किया है जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी निगरान हुकूमत उसे मानेगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सदर आरिफ अलवी भी उनको लगता है कि शायद उनके लिए तारीख का ख़ुद ऐलान करना इतना आसान नहीं है। आगे चल के इसी बयान में उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि जो आइन की रूह है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, जिसका ये मतलब भी है कि अगेन उसके अंदर अगर अंडरलाइन मैसेज देखें तो वो ये समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो भी तरमीम की गई है कि अगर असम्बली जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तहलील होती है तो सदर का कोई इख्तियार अब नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन इस बयान के मुताबिक शायद वो आइन की रूह की जब बात करते हैं तो उनको यही लगता है कि अभी भी सदर के पास वो इख्तियार मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने जुमे के रोज़ कहा था कि उस अहम मुलाकात के बाद अब देखना यह है कि क्या सदर पाकिस्तान अपने उस फैसले पर कायम रहते हैं कि वो खुद इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अभी तक तो ये लग रहा है कि शायद उन्होंने अपने फैसले को ऑन होल्ड कर दिया। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगले 3 रोज़ के लिए वो इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी नहीं होंगे। जो मुझे पता चला है कि वो लाहौर जा रहे हैं और 7 तक वो वहीं पे होंगे। तो इसका मतलब है कि इन कमिंग डेज़ भी लग ये रहा है कि शायद वो ऐलान ना करें और वो जो मुलाकात जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसने कहीं ना कहीं काम कर दिखाया है। और ये भी बताइएगा कि 9 सितंबर को सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है। जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता उस वक्त तक वो सदर रह सकते हैं, आइन इस बात की उन्हें इजाज़त देता है, मगर कयास राइयाँ फिर भी हो रही हैं। क्या ज़राए आपके बता रहे हैं सदर मुमलिकत जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता उस वक्त सदर रहने का ही इरादा रखते हैं? देखें, जो अभी तक की जो इत्तलात हैं, ज़ाहिर है कि कंफर्म खबर तो किसी के पास नहीं है। वैसे तो 9 सितंबर को उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन आइन ये इजाज़त देता है क्योंकि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता तो सदर आरिफ अलवी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस वक्त आपको पता है कि इलेक्ट्रल कॉलेज नहीं है, जो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली इस वक्त वजूद तहलील है, और जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते तो इलेक्ट्रल कॉलेज सदर का आ नहीं सकता, तो उस वक्त तक ये कंटिन्यू रख सकते हैं। जो मुझे कम अज़ कम एक बात ज़राए से पता चली कि सदर का, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनका अभी तक कोई इरादा नहीं है कि वो ईवान सदर छोड़ें, कि उन्होंने अपने जो मुतलका अमला है उनसे कहा है कि वो अगले 6 महीने का उनका जो शेड्यूल है वो प्रिपेयर करें। तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने अपने स्टाफ को ये कहा है कि अगले 6 माह के लिए उनका जो शेड्यूल है वो प्रिपेयर करें एज प्रेसिडेंट, सो दिस मीन्स कि अभी तक वो शायद सदारत जो है वो छोड़ने का इरादा नहीं रखते। बट दिस ऑल्सो मीन्स कि वो नवंबर में इलेक्शन भी नहीं देख रहे हैं, अगर 6 महीने का शेड्यूल उन्होंने कहा।
लग तो यही रहा है, क्योंकि 6 महीने की अगर बात है तो 6 महीने की शेड्यूल का मतलब यही है कि अगर तो नवंबर में इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है कि जो अगला मरला है वो सदर के इंतखाबात का है। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अदराक है। दो के कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, वो दबाव में भी हैं, कोई ऐसी फेस सेविंग हो जहाँ पर वो तहरीक इंसाफ कि जो कंसर्न्स हैं उनको भी अकोमोडेट कर सकें, बट एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान में बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी मर्जी मंशा कुछ और है उनको भी वो एक लिहाज से मुतमईन कर सकें। तो शायद एक डेलिकेट बैलेंस वो मेंटेन करना चाहते हैं, बट इन रियलिटी इट अपेयर्स वो जानते हैं कि शायद ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता। और इसी वजह से बावजूद इसके कि पहले ये इंडिकेशन आई कि वो नवंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। और उसकी वजह यही है कि शायद वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं कि बावजूद इसके कि जो भी उनकी अपनी ख्वाहिश हो या उनका जो भी एक व्यू हो, मौजूदा सूरत हाल में शायद उसका प्रिवेल करना इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।